स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो हम ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और सभी एग्ज़ाम्स के लिए। लगभग हर एग्ज़ाम्स में जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो आप हमारी पहले की वीडियोस को भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एनटीए नेट पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जहां पर आपको सभी टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऊर्जा संसाधन जो होते हैं वह संसाधन होते हैं जो मानव को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऊर्जा संसाधन के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए इसको दो वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। एक तरफ है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और दूसरी तरफ है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब सबसे पहले पढ़ते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनको हम एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात पुनः हम जो है ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम दोबारा जब उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकें तो उस ऐसे संसाधन को हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो होते हैं ये जल्दी लुप्त नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा। अब सूरज से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है ये एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो हम जो है इसको अपग्रेड करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका हम कह सकते हैं कि ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा, अब ये ऊर्जा भी एक ऐसी है जिसे हम प्राप्त करने के पश्चात पुनः दोबारा से बना सकते हैं। जल विद्युत ऊर्जा, जो जल से हमें प्राप्त होती है वो ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाएंगे। बायोगैस भी इसमें आ जाता है, भूतापीय ऊर्जा भी इसमें आती है, कचड़े से उत्पादित होने वाली ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा कौन सी होती है? वो जो कि नदियों के ज्वार से उत्पन्न होती है। ठीक है, नदियों की जो लहरें होती हैं उससे जो ऊर्जा बनती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं, आपको ध्यान में रख लेने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से संसाधन जो है नवीकरणीय हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंदर वो ऊर्जा संसाधन आते हैं जिनका एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात हमें वो दोबारा प्राप्त नहीं होता है। ऐसे संसाधन इसमें आते हैं, जैसे कि पहला है कोयला। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में कोयले के टाइप को लेकर के, और इसमें पूछा हुआ था कौन सा जो है कोयले का प्रकार नहीं है। तो कोयले के बारे में आपको याद रख लेना है कौन कौन से कोयले होते हैं। पहला होता है लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट। और दूसरा जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइड। ठीक है ना, एंथ्रेसाइड। और फिर होता है बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस। अगर आपसे पूछे कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है तो आपका आंसर होगा एंथ्रेसाइड। ठीक है ना, ये धुआं कम देता है और ताप अधिक होता है इस कोयले का, इस कारण जो है इसको सबसे अच्छा कोयला कहते हैं, एंथ्रेसाइड को। और अगर पूछे सबसे निम्न कोयला तो वो होगा आपका आंसर लिग्नाइट। ठीक है, ये ताप कम देता है और धुआं अधिक देता है, इस कारण इसे निम्न श्रेणी के कोयले में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रोल। ये भी जो है एक बार हम इस्तेमाल अगर कर लेते हैं तो ये लुप्त खत्म हो जाता है और फिर जो है हमें ये दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। ये भी अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस, सीएनजी। ये भी जो है हमें एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात दोबारा नहीं प्राप्त होती है। चलिए, आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि जो प्राकृतिक गैस है, ठीक है ना, सीएनजी और एलपीजी, ये किन गैसों से मिलकर बनती है। ठीक है, आपको बताना है ये किन गैसों का योग है, सीएनजी और एलपीजी। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा जो होती है वो भी एक अनवीकरणीय ऊर्जा है। इसका एक बार इस्तेमाल अगर हम लोग कर लेते हैं दोबारा नहीं कर सकते। और सेल गैस भी इसमें शामिल है। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं ऊर्जा संसाधन को, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं, सौर ऊर्जा के बारे में। ठीक है ना, अभी इस
सौर ऊर्जा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होने चाहिए कि जो सौर ऊर्जा है ये भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक संभाव्यता वाला ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, सौर ऊर्जा। और कभी ना समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा जो है वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, और एक और पॉइंट जो याद रखना है आपको वो ये कि ये जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। ठीक है ना, कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। ठीक है, और सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहार है और यह हमें प्राप्त होता है कहाँ से? तो यह हमें प्राप्त होता है सूर्य से। ये 4 पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लें। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है इसका, या सर्वाधिक उपयोग होता है इसका, और जो है ये प्रदूषण रहित होती है, और इसका जो है सर्वाधिक इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, ओके। ठीक है, बायोमास में अप्रत्यक्ष रूप से क्या अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है? क्या पाई जाती है? तो सौर ऊर्जा पाई जाती है। यह बायोडीजल की फसल है तथा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है। तो उसका आंसर होगा जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा आपको याद रखना है। जेट्रोफा जो है एक ऐसी फसल है जिससे कि बायोडीजल का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा ऐसी फसल है जिससे कि बायोडीजल बनता है? तो आपका आंसर होगा जेट्रोफा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। तो कौन सा है वो फसल? वो है जेट्रोफाई। ठीक है ना, जेट्रोफा। नेक्स्ट है, करंज, महुआ व नीम आदि भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। किसके? जैव ईंधन के रूप में। ठीक है, यानी कि ये जो फसलें हैं, ये जो पौधे हैं, इनका भी इस्तेमाल जैव ईंधन के निर्माण में किया जा सकता है। भारत में अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगते हैं। क्या उगते हैं? तो याद रखना, पोंगामिया पिनाटा। ठीक है, ये भी जो है ये पौधे हैं। ओके, नेक्स्ट है, पोगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है जिसमें लगभग आधा होता है। क्या होता है इसमें? आधा ओलिक अम्ल होता है इसमें। ठीक है, ओलिक अम्ल होता है। ओके, अब यहाँ पे दे रखा है कि फ्यूल सेल से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो पहला, ये पर्यावरण हितैषी होता है, पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता। इसमें शोर बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, और अधिक दक्षता होती है इसमें, और सेल की डिजाइन का माप का आसान मानकीकरण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना आपको। अब यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बायोमास है ये भी एक ऊर्जा का स्रोत है। तो ये जो है बनता कैसे है? बायोमास के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आप इसको याद रखें, कृषि व घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं उसके द्वारा भी जो है बायोमास ऊर्जा बनाई जाती है। सीवेज का इस्तेमाल भी किया जाता है। जीव जंतुओं से जो अपशिष्ट प्राप्त होता है उससे भी करते हैं। वन व लकड़ियों का उपयोग भी किया जाता है। नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके, धान की भूसी इत्यादि का भी इस्तेमाल किया जाता है। नगर पालिका के जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उसका प्रयोग भी किया जाता है बायोमास के निर्माण में, और औद्योगिक अपशिष्ट भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो स्रोत हो गए किसके? बायोमास के। अच्छा, नेक्स्ट है, फ्यूल सेल से विद्युत उत्पादित होती है। किस रूप में होती है? तो याद रखना, दिष्ट धारा के रूप में, यानी डीसी के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, जल के तापीय पृथक्करण प्रकाश अपघटन अथवा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो हाइड्रोजन का उत्पादन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो ये 2003 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कई वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, 2016 में भारत का पूर्ण जैविक राज्य बना था सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूप्रपर्टी
में पाई जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है भारत में हिमालय, खंबात बेसिन, सोनाटा, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन है। ठीक है, तो मैं बता दूं ये जो क्षेत्र हैं ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा के लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। भारत में हिमालय, खंबात बेसिन, सोनाटा और पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन जो है, इन क्षेत्रों का ये जो क्षेत्र हैं ये प्रमुख स्रोत हैं भूतापीय ऊर्जा के। ठीक है, ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, क्या? तो याद रखना है सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं। ठीक है, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं। नेक्स्ट है अपशिष्ट जल के शोधन हेतु सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं के प्रयोग से जल शोधन की लागत को घटती ही है, साथ ही यह एक आकर्षक विकल्प भी है। किसका? तो ये है विद्युत उत्पादन का, विद्युत उत्पादन का। नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, फॉर्मेट, एसीटेट, एथेनॉल, मेथनॉल और अमीनो अम्ल, प्रोटीन इत्यादि प्रयुक्त होते हैं। किसके रूप में? सबस्ट्रेट के रूप में। ठीक है, बायो एस्फॉल्ट विकल्प है किसका? यह है डामर का विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट है बायो एस्फॉल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना अनुकूल है। किसके? तो याद रखना पारिस्थितिक के। नेक्स्ट है एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, ना कि दहन के माध्यम से। तो ये होगा आंसर इसका फ्यूल सेल। ठीक है ना, फ्यूल सेल में। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और ये जितने भी पॉइंट्स आप नोट डाउन से जरूर कर लें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।